नमस्कार करण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको दर्शकों को सबको धन्यवाद बुलाने के लिए। करण साहब, एक तरफ तो वो नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए इतने उतावले हो रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, अभी फीफा वालों ने जो दिया उसमें मेडल खुद ही अपने गले में डाल लिया। और दूसरी तरफ शायद यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवाने में जो वो चाहते थे कि उनकी भूमिका हो वही रुकवाएं, उसको भी झटका लगने वाला है, क्योंकि इधर पुतिन गए हैं और अगले महीने माना जा रहा है कि जेलेंस्की भारत आने वाले हैं। ट्रंप को अपना होमवर्क करना चाहिए था। नोबेल प्राइज पीस प्राइज लेने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 देशों को तबाह करना पड़ता है, जैसे ओबामा ने किया था। 10 साल में उसने 10 लड़ाइयाँ लगवाई है, दुनिया लाखों लोग मारे और उसको नोबेल प्राइज मिला। इसको किसने बताया नहीं, ये बिजी था शायद। इसको लगता है कि शांति की बात करूंगा तो शांति की तो हुई नहीं। इसको अशांति ही फैलानी पड़ेगी, अमेरिका का करैक्टर है, जब फैला लेगा तो उसको मिल जाएगा। रही बात जेलेंस्की की, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे पहले जब रशिया विजिट, उसके बाद वहाँ गए थे, फिर उसका बिहेवियर भी थोड़ा बड़ा सिर चढ़ा था। अब वो आ रहा तो कहते ना तेरे दर पे आया हूँ, वो हमारे दर पे आ रहा है। उसके बाद चॉइस बची नहीं, क्योंकि उसके दो तो वो कुआं और खाई वाली बात होगी। एक तरफ ट्रंप खड़ा है जो कहता है भाई तू कर, नहीं तो मेरे को तेरे से लेना देना कुछ नहीं, खत्म। दूसरी तरफ यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप, जो उसको कहता तू लड़ी चल, हम तेरे साथ खड़े हैं। उनके अंदर दम है नहीं। इसलिए ट्रंप ने कल ट्वीट किया कि यूरोप की अपनी जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है उसको इरेजर का टाइम हो गया, खत्म होने का टाइम हो गया। तो जाहिर है कि जिस देश ने पंगा करवाया, अमेरिका, प्रेसिडेंट बदला ना, लेकिन देश तो नहीं बदला। नेटो का बॉस है, आज वो आपको मझदार में छोड़ के जा रहा है। हालांकि जेलेंस्की इससे अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करता है, वो इसी लायक। बट ओवरऑल अगर आप इंसानियत के नाते देखें, जिन लोगों ने आपको आगे फ्रंट फुट पे खिलाने की मजबूर किया, जब आपकी किल्लियां उड़ने लगी तो वो तो नजर ही गायब हो गए। और दूसरी तरफ आपके जो मित्र हैं, जो पड़ोसी भी हैं आपके, देखो पड़ोस बड़ा मैटर करता है ना। जब लोग कहते हैं कि देखो जी चीन के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं कहा अमेरिका हमें इतना हार्म नहीं कर सकता जितना चीन कर सकता है। जियोग्राफी बड़ी मैटर करती है। तो इसकी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में जो लोग हैं वेस्टर्न यूरोप वाले, वो जो इसको सलाह दे रहे हैं, तो वो किसी बच्चे को भी समझ आते हैं कि इसकी टोटल इसका खात्मा करने की सलाह है, कि तेरे को जमीन नामो निशान मिट जाएगा। मुझे तो लगता है यूरोप वालों को पुतिन ने पैसे दिए हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप हताश हो जाते हो तो आप कहाँ जाते हो? आप उस इंसान के पास जाते हो जिसके ऊपर दुनिया भरोसा करती है कि ठीक है, मैंने पिछली बार मिसबिहेव भी किया, मैंने बड़ी बढ़ चढ़ के बातें भी की। अब वो जो वेस्टर्न घोड़ा जो था उसके से मेरे को उतार के नीचे फेंक दिया गया है, और जो मेरे सलाहकार हैं वो तो डुबोने के चक्कर में है। फिर पुतिन साहब आए हैं, बात हुई है। पुतिन साहब ने खुद कहा था कि मैं यूक्रेन के बारे में मोदी साहब से डिटेल में बात करूंगा, उनको कुछ बातें बताऊंगा। निजी डिनर पे उनका एजेंडा था ये। तो हो सकता है जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो रूस की टर्म्स एंड कंडीशन शुरू से एक ही है, उसने बदलाव नहीं किया। उसने बड़ा सिंपल कहा कि जो रशियन टेरिटरी है वो हमें चाहिए वापस, नेटो इसके अंदर आना नहीं चाहिए, यूक्रेन शुड बी ए लैंडलॉर्ड कंट्री, और ये बफर होना चाहिए। यूक्रेन वाले उसको अपनी शर्तों को बदलते रहे, मानने से कभी मान लिया, कभी मना कर दिया, कभी ये नाराज हो गया, फूफा नाराज हो गया। तो हम सबको लगता है कि ये अभी एक कंक्लूसिव स्टेज पे आ चुकी है लड़ाई। यूक्रेन के पास अभी इस लड़ाई को लंबा खींचने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, ना उसके पास मैन पावर है, ना उसके पास पैसे हैं, खासकर अमेरिका ने जब से हाथ जाड़ा। सेम टाइम पे पुतिन के हाथ में सारे कार्ड्स हैं, वो जिस तरीके से चाहे यूक्रेन को तबाह बर्बाद भी कर सकता है। देखिए दुनिया की सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल उसके पास है, तो क्या वो कीव को उड़ा नहीं सकता? वो नहीं उड़ा रहा। बड़ी स्ट्रेटजिक पेशेंस दिखाई है, आपने मॉस्को के में अटैक कर लिया, आपने पाइपलाइन उड़ा दी, और कुछ उसने काफ़ी सब्र से काम किया है पुतिन ने। तो फिर लगता है कि उनकी यहाँ जो बात हुई, पुतिन का जो मैसेज है जेलेंस्की के साथ जो बात करना चाहता है, वो शायद मोदी जी को कन्वे हुआ है, और फिर वो आके मोदी से डिस्कस। और आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इनकी पीस की अगर होता है कल को, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं मांगेंगे नोबेल प्राइज, बट काम ये नोबेल प्राइज वाला ये कर रहे हैं। वो जो मांग रहा है वो तो हिस्टोरिकली वो देश जो है वो सिर्फ लड़ाइयाँ लगवाता है। तो अच्छी बात है, आए। पर मेरा एक इसमें फियर ये है अंजू जी कि ये लड़ाई खत्म होगी तो कहीं और शुरू हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी और अभी जो उसका कर्जा चढ़ा हुआ है, जब तक वो हथियार नहीं बेचेगा, जहाज नहीं बेचेगा लोगों को, उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से हालात अमेरिका के अंदर आज हैं, मुझे नहीं लगता कि अगले साल इस टाइम, आज जो भी है 4, 5, 6, 7 दिसंबर है, 8, अगले साल हम जब बैठ के बात कर रहे होंगे तो ट्रंप वहाँ कंट्रोल में होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगले साल इसी वक्त तो वहां पर मिड टर्म इलेक्शन भी होने हैं,
और जो ग्राफ गिरता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके हिसाब से तो लगता है कि या तो वो चुनाव को टलवाएगा या फिर हार का मुंह देखेगा। लेकिन तेरे दर पर आया हूं जेलेंस्की गाना गाकर जब आएंगे यहाँ पर, तो आपको लग रहा है प्राइवेट डिनर के दौरान जरूर कोई खाका तैयार हुआ है पुतिन और पीएम मोदी के बीच में, और उसी को कन्वे करना है, क्योंकि इस बार उतावला वो हो रहा है। और बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है, अगर आप 2024 की बात करें, जुलाई में पीएम मोदी रशिया गए थे, फिर अगस्त में कीव गए थे, वॉर जोन में चले गए थे, ट्रेन से यात्रा करके चले गए थे। ऐसा रिस्क कौन सा राष्ट्राध्यक्ष उठाता है? वो रिस्क भी पीएम मोदी ने उठाया ताकि रशिया और यूक्रेन का वॉर रोका जा सके। तो अब अगर घर पर आ रहा है तो इसका मतलब मन बना कर आ रहा होगा कि पीएम मोदी जो कहेंगे मैं कर लूंगा, मान लूंगा। ये अंजू जी, हमारे जो डे टू डे बिहेवियर है हमारा आपस में लोगों का, उसमें भी होता है। हम कोई काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हमें तो लगता है हम अच्छा ही कर रहे हैं। कोई भी बुरा, हाँ, कोई बिल्कुल ही ऐसा उस प्रवृत्ति का हो। अदरवाइज नॉर्मली 99% लोग जो काम करते हैं अपने मन में कन्विंस होते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ, चाहे वो गलत हो, परसेप्शन की बात। तो कोई ना कोई आके आपको अच्छा जो शुभ चिंतक होगा आपको एक बार सलाह देगा कि यार ये मत करो, या ऐसे कर लो। आप उसको ब्रश ऑफ कर दोगे, जो कि जेलेंस्की ने लास्ट ईयर किया। टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम भी मोदी साहब यही प्रपोजल जो यूएसएसआर रशिया का है वो लेके गए, फिर उसको मार पड़ी। उसके बाद डेवलपमेंट देखे ना, उसके बाद ट्रंप पीछे हट गया, इसकी व्हाइट हाउस में बेइज्जती हुई, फिर इसको बुला लिया, फिर इसकी ट्यूशन क्लास चली, फिर नेटो वाले आगे बैठ गए, फिर ईयू वाले आगे बैठ गए, फाइनली हुआ कुछ नहीं। और जब भी ट्रंप ने पुतिन से बात की, 1-to-1 डायरेक्ट बात की, जेलेंस्की बीच में था ही नहीं। ये भी बड़ी एक अजीब सा माहौल है ना, कि दो लड़ाई लड़ रहे देश हैं, तीसरा बात कर रहा है एक के साथ, दूसरे से बात नहीं कर रहा, सेपरेट बात कर रहा है। तो फिर समझ आती है बैठ के, यार वो जो बंदा आया था मेरे पास पिछले साल वो ठीक ही कह रहा था। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड ये भी हो सकता है कि जो पुतिन ने इस बार, जो जैसे आप कह रही हैं कि निजी भोज में जो बात हुई, खाका अपनाया, कुछ उन्होंने भी यील्ड किया होगा, थोड़ा वो भी नीचे उतरे होंगे अपने, कुछ पता नहीं है अभी किसी को। और फिर ये भी आप समझ लीजिएगा, आजकल के ज़माने में जब इलेक्ट्रॉनिक आईटी सब इनेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन पे या ईमेल पे या वैसे बात नहीं कर सकते, थोड़ी सिग्नलिंग भी होती है। सिग्नलिंग ये है कि भारत में रशियन प्रेसिडेंट आए जिसको पूरी दुनिया कह रही थी हमने आइसोलेट कर दिया, तो भारत ने सिग्नल दे दिया कि कोई आइसोलेट नहीं किया, हम दोस्त निभाएंगे। कल को यहाँ आता है तो वो अपनी तरफ से एक अपनी वो सिग्नल भेज रहा है यूएसए के पास भी कि तू जा, तू तो खत्म है, मैं अभी नई पावर के पास अलाइन कर रहा हूँ। जेलेंस्की 5 साल बाद रहे, 2 साल बाद रहना रहे, वो बात लग है। आज जो सिग्नलिंग उस लेवल पे तो यही होती है ना, कि मैं उसके पास जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे समाधान दिखता है। तुम लोगों ने लड़ाई करवाई, मैं वहां जाना चाहता हूँ। बिकॉज एंड ऑफ डे जब हिस्ट्री लिखी जाएगी अंजू जी, कोई भी इंसान अपना नाम गलत साइड पे नहीं लिखवाना चाहता कि वो जिम्मेवार था, उसने 10 लाख यूक्रेनियन मरवा दिए। वो यही चाहेगा कि मैं बोलूं कि मैंने लोहा लिया और फिर बाद में मैंने पीस चुना। और वो जो उसको कंस्ट्रक्ट बनाना है, उसमें भारत के अलावा उसको कोई दिखता नहीं है। तो हाँ, पुतिन साहब ने भी कुछ किया होगा, कुछ कंसेशन दिए होंगे इधर से और उधर से, तभी तो कुछ सिग्नल गया होगा, कुछ बात हुई होगी। जाने के 24 घंटे के अंदर ही एक खबर आनी शुरू हो गई, जेलेंस्की आ रहा है, क्या बात है वो देखते हैं। पर मैं ओवरऑल देखिए, आपको यूक्रेन में जो हुआ ना प्रॉब्लम, यूक्रेन का जो अनाज है वो पूरा अफ्रीकन कंट्रीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इनफैक्ट और सारे के देश बहुत सारे उस पर डिपेंडेंट है। उसमें डिस्ट्रप्शन हुई, इधर ऑयल सप्लाई जो रशिया की पूरी यूरोप में गैस सप्लाई होती थी वो डिस्टर्ब हुई, रशिया को एक्चुअली उसमें नुकसान भी हुआ है, यूरोपियंस को और नुकसान हुआ है। तो किसी के लिए अच्छी तो नहीं है ना लड़ाई। तो अगर रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट जो भी ले, एक अच्छी पावर की यही पहचान है कि वो पीस की बात करे। जी बिल्कुल। हमारे पीएम ने तो कीव में जाकर भी कहा था ना कि हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। यही बात उन्होंने पुतिन के अभी दौरे भी के दौरान भी कही, यही बात बिल्कुल बोली ना। तो यही मेंटेन किया। इससे मैसेज बड़ी दूर तक चला गया। लेकिन जेलेंस्की को क्या अब ये डर लगने लगा है कर्नल साहब की गद्दी चली जाएगी? क्योंकि सत्ता परिवर्तन की बातें भी हो रही हैं, वहां से धमकियां ये दी जा रही हैं ट्रंप की तरफ से, तुम नहीं मानोगे तुमको हटा दिया जाएगा। क्या ये खौफ भी सता रहा है? क्योंकि जब कोई सत्ता से हटता है उसके बाद उसका क्या हश्र होता है, ये जेलेंस्की भी जानते हैं। इनसिक्योरिटीज होती हैं, जब आप एक एग्जल्टेड पोजीशन पे होते हो तो इनसिक्योरिटीज होती हैं। हम क्यों देखते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिज्म के साथ पंडित जी साथ में चल रहे होते हैं, वो बिना उनके पूछे पैर नहीं उठाते, दायां पैर घर से बाहर निकालना है। बिकॉज जितने आप ऊपर राइज करते हो आपको इनसिक्योरिटीज होती हैं। इसने अपना फाइनेंशियल फ्यूचर तो सिक्योर कर लिया हुआ है, सबको पता है, बहुत पैसा कमाया है इसने। इसकी वाइफ जैसे शॉपिंग करती है, जो वीडियोज आते हैं वो तो देख के हैरान होता है आदमी। तो
फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी शायद इसको नहीं है, और लाइफ की भी इनसिक्योरिटी शायद नहीं है, कोई निकल जाएगा, इसने अपना बंदोबस्त किया हुआ है। बट हाँ, पावर की एक इनसिक्योरिटी है। और आप, जैसे मैंने कहा, हिस्ट्री में आप ऐसा नहीं लिखवाना चाहते बहादुर शाह जफर की तरह कि आपने एक पंगा लिया और फिर आपको काला पानी की जेल हुई। आप एक ऑनरेबल एग्जिट करोगे कि अब जाना तो है ही है, तो एक ऑनरेबल एग्जिट करो। आप पीस डिक्लेयर कीजिए और बोलो भाई मैं अब अलग हूँ, यूक्रेन अपना नया लीडर चुने, बिकॉज वो भी रशिया की डिमांड है कि इलेक्शन यहाँ पे होने चाहिए। तो उसका एक ऑनरेबल एग्जिट में इसको देखता हूँ, मेरी असेसमेंट में। हो सकता है मैं गलत हूँ, पता नहीं, अभी समय ही बताएगा। लेकिन बिल्कुल वो सम्मानजनक तरीके से विदा हो, इतना रायता फैलाने के बाद जेलेंस्की शायद यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के भी तो बहुत सारे ऐसे देश हैं ना जिन्होंने पीएम मोदी को अप्रोच किया है कि कृपया करके आप ही समाधान निकालिए। लेकिन इस पूरे खेल में क्या पाया जेलेंस्की ने? नाटो का सदस्य बन नहीं पाया, हथियारों पर हथियार देता रहा अमेरिका, पूरा देश बर्बाद कर लिया। 3.5-4 साल से ये वॉर चल रहा है, तो जो चाहता था जेलेंस्की वो तो हुआ ही नहीं। जो लॉलीपॉप अमेरिका ने दिया वो तो मिला ही नहीं। हमें उस डील का नहीं पता ना। अभी हमारे किसान लोग 1 साल दिल्ली के बाहर बैठे रहे तो क्या हो गया? वो फार्मूला वापस करवा लिए, जिनका नुकसान खुद भुगत रहे हैं। अभी 1 रुपये किलो प्याज बेच रहे हैं। क्या होता है कि जब अपनी बुद्धि आप किसी और के हवाले कर देते हो, उसके बदले में पैसे ले लेते हो ना, तो फिर आप सोचने समझने की शक्ति अगर होगी तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जिसने पैसे दिए वो मार देगा, आपको उड़ा देगा। जेलेंस्की ये भी पता है, वो किसी की कठपुतली बना, पूरा देश बर्बाद किया। और जब शुरू हुआ था तभी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि यूक्रेन तब तक लड़ेगा, ये तब तक लड़वाएगा जब तक लास्ट यूक्रेनियन वहां पे बचेगा। एक दिन टाइम आएगा, उनकी यंगर जनरेशन तो खत्म है, बुजुर्गों को और बच्चों को, 14-14 साल के बच्चों को फ्रंट पे भेज रहा लड़ने के लिए, तो फ्यूचर जनरेशन भी खत्म कर रहा है। फिर देश तो बर्बाद कर दिया उसने। बट क्या वो इसलिए कर रहा था कि उसको नेटो में जाना था? नहीं, वो एक डीप स्टेट की गेम खेल रहा था। रशिया का जो इनसर्कलमेंट का डिजाइन है अमेरिका का और नेटो का, ये उसका प्यादा बन गया। उसके बदले में, लाइक मैंने कहा, इसने पैसे बहुत कमाए हैं। तो इसकी जो सोच थी वो कभी ऐसे नहीं थी कि मैंने नेटो में जाके यूक्रेन को बचाना है। ये तो पहले दिन से, आपको शायद नहीं पता होगा, फेसबुक पे मैं जब उन दिनों में बड़ा एक्टिव होता था, ट्विटर पे नहीं था उन दिनों में, तो मैंने लिखना शुरू किया। जैसे शुरू हुआ तो मैंने 8 की 9 पोस्ट डाली, नंबर 1 2 3 4 5 करके, अभी मेरी टाइमलाइन पे की होंगी। और उसमें मैंने वही प्रेडिक्ट किया था कि ये ठुकेगा, यूक्रेन रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता जब तक नेटो बीच में खुद ना आए। और नेटो बीच में आएगा नहीं, बिकॉज नेटो बीच में आया तो रशिया पूरे जर्मनी और फ्रांस यूके को तबाह कर देगा। सिंपल सी बात है। तो उसके चलते क्या हुआ कि मेरी रीच, जो 4-5 हज़ार जो फ्रेंड्स होते हैं मैक्सिमम अलाउड है, वो सारे ही हैं, लेकिन रीच मेरी 15 लोगों ने व्यू, 16 लोगों पर व्यू आनी शुरू हो गई। तो ये बड़ा एक प्लान था, प्रोपेगेंडा था। जब लड़ाई शुरू हुई, आपने देखा नहीं कितना ज्यादा यूक्रेन को सेलिब्रेट किया गया, ये हो गया वो हो गया, रशिया के दांत खट्टे हो गए, सब बना बनाया पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। एक ही लैंग्वेज, रशिया क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं। रशिया ने अपनी लैंग्वेज तो टक्कर के इंटरव्यू में बाद में प्रेसिडेंट जब पहली बार आया तो जब बोले तो लोगों को समझ आई भाई ये बंदा ही नोज व्हाट इज डूइंग। तो ये कभी ये इशू था ही नहीं कि नेटो में जाना है, यूक्रेन को स्ट्रांग करना है। नो, अभी देखिए आप, ये कठपुतली था, पहले कू कराया, इसको लेके आए, है क्या, कॉमेडी नहीं है ना। फिर पता चलता है कि जो कोविड की जो लैब है वो यूक्रेन बॉर्डर पे थी, रशिया बॉर्डर पे, जहाँ पे कोविड पैदा हुआ। चाइना का भी सहयोग था उसमें, बिल गेट्स का पार्टिसिपेशन थी, अमेरिका मॉनिटर कर रहा था। तो ये कोई देश वाले की बात नहीं थी। तो इसने जो पैसे कमाने थे कमा लिए, ही इज हैप्पी, यूक्रेन बर्बाद हो गया। अभी जब पुतिन भारत में थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पिछले 1 महीने में 27,000 सैनिक मारे गए हैं और ये युद्ध बंद होना चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें करते हैं सर, तो हथियार क्यों सप्लाई कर रहे हैं? क्यों बोलते हैं नाटो कंट्री से कि 5% डिफेंस बजट बढ़ा दो और सारा का सारा हथियार मुझसे खरीदो और दे दो यूक्रेन को, जेलेंस्की को दे दो। अपना हथियारों की बिक्री करना बंद कर दे, सप्लाई करना बंद कर दे, कम से कम कुछ तो रुकेगा युद्ध। नहीं करेगा ना, क्योंकि अमेरिका में एक डीप स्टेट है और उस डीप स्टेट से अमेरिकन प्रेसिडेंट भी डरता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक कॉरिडोर दिया जाता है, उसके अंदर वो जितना मर्जी काम करे। उसके बाहर पैर रखते ही 4 प्रेसिडेंट मारे हैं अंजू जी, मजाक नहीं होता। एडवांस कंट्री है। और जो सबसे बड़ा पीस मेकर था, जो सिर्फ पीस की बात करता था, कैनेडी, उसके तो कातिल का आज तक पता नहीं चला। तो ये 4 मार चुके हैं, 5वें पे अटैक हुआ था, 6ठा ट्रंप पे खुद गोली चली थी। हाँ, और जब किर्क को मारा गया तो इसराइल ने बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया यूके इनको, यूएस को,
कि तुम अपनी हद में रहो, तुम इजराइल को नुक्ताचीनी बंद करो। बस किर्क जो था प्रो इजराइल होता था, और बाद में सडनली उसने अपनी टोन बदल ली। पैसा जब खुला मिला तो वो भी गाजा गाजा करने लगा, तो उड़ा दिया। ट्रंप का राइट हैंड था, और लोग कहते हैं जी वो उधर से मारा, जिस तरीके से उसको गोली लगी है, ये एक ट्रेंड स्नाइपर का बुलेट फायर है, कोई जना खना बच्चा नहीं ऐसे फायर कर सकता उससे एक्यूरेसी के साथ। तो आप ये देखिए कि यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो एक कॉरिडोर के अंदर चलता है, जिसके अंदर वो कुछ चीजें उसको आजादी है जो मर्जी करे, उसके आगे पीछे वो पैर नहीं रख सकता। तो अगर ये कहे कि मैं लड़ाई रुकवा के हथियार बेचना बंद कर दूं, तो यूएस और करता क्या है? इसका काम यही है। डीप स्टेट जो है यूएस की, लड़ाई लगवाती है, हथियार बेचती है, पैसा कमाती है, देश को बर्बाद करती है, वहां के कॉन्ट्रैक्ट लेती है, रीबिल्ड करती है, पैसा वापस अमेरिका आता है, पूरी दुनिया कॉन्ट्रीब्यूट करती है और पैसा अमेरिकन लेके जाते हैं। और जब एक अमेरिकन कंपनी इराक जैसे देश को रीबिल्ड करती है, वहां से जो प्रॉफिट कमा के आती है वो नॉन टैक्सेबल होता है। तो जिस पैसे पे आपको अमेरिका में $1000 के ऊपर $300 टैक्स देना था, वो $1000 इराक में खर्चते हो, तो वहां से जब 2000 बन के वापस आते हैं तो आप पे टैक्स नहीं लगता। तो ये तो बहुत बड़ी गेम है। तो इसलिए लड़ाई रुकवाना अमेरिका का कुछ नहीं है। अमेरिका ने सिर्फ ये कहा था कि $300 बिलियन जो बाइडेन सरकार ने हथियार दे दिए फ्री में, वो ट्रंप को तकलीफ थी। ट्रंप ने कहा नेटो वाले अपना बजट बढ़ाओ, और आज के बाद मैं फ्री में हथियार नहीं दूंगा, यूक्रेन के पास खरीदने की कैपेसिटी नहीं है तो मैं बेचूंगा और यूरोप पे करेगा। कहानी सिंपल ये है जी। कितना बड़ा झोल है, मतलब मेरी टांग ऊपर ही रहनी चाहिए, चाहे इधर से हो या उधर से हो। लेकिन एक बिल्कुल। चीज और, ये जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में समझौता करवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो तो 45वें दिन ही फेल हो गया। मुझे तो हैरानगी है 45 दिन चल कैसे गया। आप अगर कंबोडिया जाएंगे, वहां पे चाइनीज बेस है। कंबोडिया ने अपने आप को चाइना के हवाले कर दिया हुआ है। हालांकि वहां सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो अभी बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया बाद में अंगर वॉट का, बट कंबोडियन सरकार जो है वो टोटल चाइना के गोद में बैठी है। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, अगेन ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। आप देखो, आपके पेरेंट्स और आपका नेबर ये आपके हाथ में नहीं होते जब ज्योग्राफी की बात आती है, ये नेचुरल है, बने हुए हैं। अब हमारा इतना घटिया नेबरहुड है कि अगर बस चले तो पूरा इंडिया यहाँ से उठे और कहीं दूर कहीं और बस जाए, पूरा देश, पर देश तो शिफ्ट नहीं हो सकता, नेबरहुड तो वही है। तो उसने ये पहले ही क्लियर था कि इसने अपने आप को बेवकूफ़ बनाना था, फोटो खिंचवाने थे, नोबेल प्राइज का डिक्लेरेशन करनी थी, तो चाइना चुप कर देखता रहा। जिस दिन उसकी मर्जी आई बोला करो खत्म। तो कंबोडिया को अब चाइना की कॉलोनी मानिए। तो ये पीस 45 डेज चल गया, मुझे तो उस पर हैरानी है। आप दूसरों के फटे पे अंशु जी पैर डाल के ना उस पर टांके तो लगा सकते हो पजामे में थोड़े दिन, वो फिर उधर जाएगा। जब तक आपकी और मेरी लड़ाई है, हम दोनों ने इकट्ठे बैठ के डिसाइड करना है, इकट्ठी ही सिलाई करनी है उसकी मशीन में। तीसरी पार्टी नहीं कर सकती। वो पार्टी जिसका एशियन कल्चर को नहीं पता, एशियन सिस्टम को वो नहीं जानता, ट्रेडिशंस को वो नहीं जानता, लैंग्वेज उसको पता नहीं, उसको तो मुझे डाउट है कि ये भी पता था कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है। मुझे नहीं पता क्योंकि ये इतने बड़े लोग हैं, बिजी लोग हैं, इतना कुछ करना होता है, क्रिप्टो में पैसे कमाने हैं, अपने घर में पैसे, बैंक में पैसे भरी जा रहा है। तो इसको जो लिख के दिया आया, फोटो खिंचाया चला गया। तो इसको तो ये भी नहीं पता था कि रशिया से भी अमेरिका तेल लेता है, देख लो, एनर्जी लेता है, ये भी नहीं पता। कहा था ना आई आस्क आई फाइंड आउट, ये बोला पता था तो ना था, फंस गया था। रशियन तेल तो हमने यूक्रेन को बेचा है तो क्या इनको पता नहीं था? सब पता था। लेकिन वही है ना, हमें कहता तुम तेल खरीद रहे हो, तो अगर हम हमारे वाले थोड़े से शरीफ है ना, बोलते यूक्रेन को पूछ ले कितना रशियन तेल खरीदा उसने हमारे थ्रू, फिर क्या जवाब देता? तो इनको आदत नहीं है कि आगे से इनको पलट के जवाब दे, कि बिकॉज पहले कोई जवाब देता नहीं था। आज साउथ अफ्रीका के पीछे पड़ा है बिकॉज वो भी नहीं सुनता, ब्राजील भी नहीं सुनता, हम भी नहीं सुनते, चाइना भी नहीं सुन रहा हो, तो रशिया वैसे नहीं सुनता। तो इसने रशिया को बड़ा पट्टू डाला, पुतिन साहब को जफ्फियाँ डाली, एक किस्म के यूरोप उसके हवाले किया। आई थिंक आप के प्लेटफॉर्म पे 2-3 प्लेटफॉर्म पे ऐसी डिस्कशन हुई थी जब इनकी मीटिंग हुई थी, तो मैंने यही कहा था कि ये इन्हें यूरोप भेज दिया। उसके बाद देखिए आप, यूरोप की तरफ वो तानेबाजी पे आया हुआ है। ट्रंप हमेशा तानेबाजी करता है, और पुतिन कह रहा है यूरोप को कि मैं आपको अटैक नहीं करूंगा, यूरोप फिर भी कहता है मैं लड़ना चाहता हूँ। तो ये जो खिचड़ियाँ पकी हुई है ना, इनकी समाधान लोकल ही है। यूक्रेन और रशिया आपस में जो बैठ के सलाह कर सकते हैं, नहीं हो पा रही तो चलो भारत को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये बड़ी यूनिक सिचुएशन है। अगर अमेरिका सोचता है कि वो बाहर से बैठ के इन दोनों की सुलह करा देगा, नहीं होगी। अभी देखना आप, आर्मेनिया और अजरबैजान कितने दिन चलेगा ट्रंप कॉरिडोर, वो भी देख लेते हैं। अभी तो वेनेजुएला के पीछे पड़ा हुआ है, वहां की बोट्स पर अटैक हो रहे हैं, क्या क्या नहीं तमाशे हो रहे हैं। देखो, बोट ना ड्रग्स अमेरिका लेके जा जाते रही थी, ना उसमें रिफ्यूजी थे, बेचारे नॉर्मल लोग जो उड़ा दिया, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं ना।
ये तो वॉर क्रिमिनल है कि आप सिविलियंस को मार दो हाई सीज पे बिना मतलब के। क्या ये समझाइए कर्नल साहब कि अब जब एक तरह से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं, पुतिन यात्रा करके गए हैं, जेलेंस्की आने वाले हैं, तो अब तो सबको लग रहा है कि भारत ही शायद मध्यस्थता करे थे कि दोनों के बीच का युद्ध खत्म हो जाए। आपको लगता है कि हो सकता है कि भारत होस्ट कर सकता है दोनों को कि यहाँ आओ, इस जगह पर बैठकर बात करो, क्योंकि दोनों का बात करना जरूरी है। ट्रंप की बात शायद इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो जेलेंस्की को किनारे करके, यूक्रेन को किनारे करके खुद ही बात करता रहा, और यहाँ पर तो कम से कम भारत वो प्लेटफॉर्म दोनों को दे रहा है ना। अगर इस बात में सच्चाई है कि हम सीरियसली इन्वॉल्व हैं और रशिया हमारे सामने कोई अपना एक रोड मैप रख के गया और जेलेंस्की उस पर बात करने के लिए आ रहा है, तो फिर तो बनता है। हमने ओस्लो रिकॉर्ड सुने, हमने फलाना रिकॉर्ड सुना, फलाना रिकॉर्ड सुना, तो दिल्ली रिकॉर्ड क्यों नहीं हो सकता, नागपुर रिकॉर्ड क्यों नहीं हो सकता, या धर्मशाला रिकॉर्ड क्यों नहीं हो सकता है। डिपेंड करता है कि पहली बात ये कि दोनों पार्टीज रियली कितनी सीरियस हैं इसको पीस कर आगे बढ़ाने में, और दूसरा क्या ये जो हम सोच रहे हैं या असेस कर रहे हैं कि भारत वो रोल प्ले कर रहा है, क्या वो वाकई में वो रोल प्ले हो रहा है। अगर अगर ये दोनों में यस है तो फिर तो नेचुरल है। जेलेंस्की तो रशिया जाने से रहा, पुतिन ने कीव नहीं जाना, तो नेचुरली जो बंदा आपकी दोस्ती करा रहा है, पीस करा रहा है, तो ही कम्स आउट टू बी द नेचुरल चॉइस ना। तो यहाँ आते हैं, कैसे होता है वो तो समय बताएगा, बट है पॉसिबिलिटी, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। और फिर याद कीजिए, पुतिन ने कहा था ना, हम यहाँ पर तेल की बात करने नहीं आए हैं, तो फिर कुछ हाँ, बड़ा करने ही आए थे ना। चलिए, जो डिफेंस डील है उसका खुलासा नहीं हुआ, और उनका खुलासा होता भी नहीं है, ऐसे थोड़े कि हमको और आपको, मेरे को, सबको पता चल जाएगा क्या हुआ। वो तो बड़ी बड़ी डील्स होते हैं, सीक्रेट तरीके से होते हैं। लेकिन अगर वो ये कह रहे थे हम तेल की बात करने नहीं आए थे, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ मसौदा लेकर आए थे, इसीलिए वो डिनर किया गया पीएम मोदी के घर पर। नहीं, वो कह रहे थे तेल की बात करने नहीं आया, बिकॉज तेल तो आप बेच ही रहे हैं, वो तेल तो हम खरीदते रहेंगे, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, जो मर्जी अमेरिका बोले। नेचुरली जब हेड ऑफ स्टेट की एक विजिट होती है एनजीजी, उससे बड़े महीने पहले ब्यूरोक्रेसी काम पे लग जाती है, डिप्लोमेट्स लग जाते हैं, सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स। आपने देखा होगा इनके आने थे जस्ट पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर यहाँ था, राजनाथ साहब से मुलाकात हुई। तब पुतिन साहब के आने का इतना जोश था कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जैसे आप कह रही हैं कि वो जो समझौते वो तो हुए ही हैं। रशियंस, कोई भी देश दूसरे देश में पिकनिक बनाने नहीं जाता। अब देखिए हम लोग इस एज में हैं, पहला था घर से बाहर निकलते थे, जब आर्मी में भी था, ड्यूटी पे भी जा रहा, तो हमेशा बंदा सोचता अच्छा मैं फलानी जगह जा रहा हूँ ड्यूटी पे, टेम्परेरी ड्यूटी पे, तो वहां देखने की चीज क्या है, थोड़ा देख भी लेंगे। विद एज क्या होता है कि आप थोड़ा ड्यूटी ही करते हो, आप यहाँ से निकलते हो, सेमिनार अटेंड करते हो, बिकॉज एक आपकी एनर्जी लेवल कम होना शुरू होता है, आपके पास काम इतना ज्यादा होता है कि आपको अगले इवेंट की तैयारी करनी है। तो यहाँ वो पिकनिक बनाने तो कोई नहीं आया ना, हम वहाँ पिकनिक बनाने जाते हैं, और जेलेंस्की भी पिकनिक बनाने नहीं आएगा। तो नेचुरली अगर आ रहे हैं तो कुछ तो मूव हो रहा है। बट मैं ये भी नहीं कह सकता कि पूरी विजिट का एम सिर्फ यूक्रेन लड़ाई रोकना था। अपने तो थे ही हमारे मसले, हमारे आपस में जॉइंट प्रोडक्शंस की बात हो रही है, कोलैबोरेशन की बात हो रही है। उससे पहले पुतिन साहब ने कहा था अमेरिका की मार्केट बंद कर रहा टैरिफ लगा के, तो मेरी मार्केट में आप आइए। पुतिन साहब खुद दुखी हैं बिकॉज रशिया की पूरी मार्केट चाइनीज मटेरियल से फ्लडेड है। चाइना से रशिया की दोस्ती नहीं है, वो मजबूरी है। जिस दिन लड़ाई खत्म होगी और रशिया अपने पैरों पे खड़ा होगा तो चाइना को भी लात मार देगा। इनके अपना टेरिटोरियल डिस्प्यूट है हमारी तरह, और चाइना पे कोई विश्वास करता नहीं। उसमें अगर भारत उसको रिप्लेस करता है मार्केट में, हम, और बड़ी बात क्या है कि हम इनसे तेल खरीदते हैं और हम इनसे अम्यूनिशन और हथियार खरीदते हैं और पेमेंट करते हैं रुपीज में। अब रशियन जो हमारा रुपीज लेते क्या, कागज तो वो लेता नहीं, वो तो बैंक में ही है, वो स्पेंड कहाँ करेंगे, क्योंकि रुपी इंडिया में खर्च होता है। तो अब एक रास्ता खुल रहा है कि जब अगर हमारा सामान उनकी मार्केट में जाएगा डे टू डे लाइफ का, चाहे वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं या ड्यूरेबल्स हैं, कुछ भी है, तो वो रशिया हमें फिर हमारा ही रुपीज हमारे वापस हमें ट्रांसफर करेगा। तो उनके भी जो फालतू का एक कचरा इकट्ठा हो रखा है, देखो मैं कचरा क्यों बोल रहा हूँ कि हम जब श्रीलंका हमारी यूनिट गई तो बताया गया था 24 घंटे के लिए जा रहे हो आप और वापस आ रहे हो, और बिना तैयारी के रातों रात उठा के वहां भेज दिया। तो जहाँ वहाँ तलाशी चली घरों की, तो पूरी कॉलोनी भागे हुए थे, गांव पूरा खाली था। तो एक घर में घुसे हमारी टीम, तो बेड के मैट्रेस के नीचे नोटों की परत थी। जो भाग रहा था घर छोड़ के, उसने अपने बेड के मैट्रेस के नीचे उतनी ही मोटी नोटों की श्रीलंकन करेंसी की परत लगाई। अब वो हमारे लिए तो कचरा था ना, क्या करना, हमने चोरी तो करते नहीं, ठंड थी, बारिश हो रही थी, तो हमने उन नोटों को जला के चाय बना ली, बिकॉज गैस नहीं थी। बाद में यूनिट 2.5 साल वहां पड़ी रही, फिर उस करेंसी की वैल्यू पता चली।
तो चीज़ ये है कि हम उनको रुपये दिए जा रहे हैं और वो खर्च नहीं पा रहे। बीच में हमने फिर यूएई की करेंसी खरीदी और उनको डील किया। तो बहुत सारे मसले हमारे आपस में भी थे जो कि सॉर्ट आउट होने ज़रूरी हैं। और हम अभी न्यूज़ में आ ही चुका था, हम बात कर सकते हैं कि बहुत सारा तेल जो अनऑफिशियल चैनल से भी आ रहा है भारत में, रशिया से। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। यूक्रेन भी उसमें एक इशू है, कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। हमें देखना कि एंड रिजल्ट क्या होता है, जो होपफुली अच्छा होना चाहिए और हमारा उसमें एक अच्छा नाम आना चाहिए, ये हम प्रार्थना करते हैं। बाकी देखते हैं। पर ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये ट्रम्प क्या सोच रहे होंगे? उनको तो झटका ही लग रहा होगा ना कि ये कैसे हो गया कि वो वहां गया, वो ये भी आने वाला है। मतलब मुझसे ज्यादा भरोसा उसको जेलेंस्की को, पीएम मोदी पर हो गया है, और फिर हमारी तो डील जो है वो अधर में लटकी हुई है। कहाँ तो माना जा रहा था कि शायद नवंबर के आखिरी हफ्ते में हो जाए, लेकिन अब जैसी हमारी नजदीकी हुई है, रशिया से और बड़ी है, विजिट भी हुई है, जेलेंस्की भी आने वाला है, उसके बाद वो डील आपको कहीं सिरे चढ़ती दिख रही है? अब तो वो डील होगी, क्योंकि अगर वो डील नहीं करेगा तो अब अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। हमारी मार्केट से अमेरिका दूर नहीं रह सकता। हमने अमेरिका की मार्केट को छोड़ के भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, क्योंकि उससे पहले ही अफ्रीका में, इवन चाइना में और अब रशिया में हमने मार्केट ढूंढ ली हैं। सिर्फ ये बात होती है कि हमारी बदनामी ये है कि हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं करते ढंग से। लेकिन आप ये मान के चलिए, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट या मैन्युफैक्चरर जो कि एक्सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका में, तो नेचुरली वो अमेरिकन स्टैंडर्ड की चीज़ें बना रहे थे, कैपेबिलिटी है। वही चीज़ें अब हमारी अफ्रीका में जानी शुरू होगी। चाइना ने कहा आप हमारे पास भेजिए, रशिया तो ओपन ऑफर दे रहा है। उनके तो एम्बेसडर ने तभी बोल दिया था जब टैरिफ चल रहे थे। तो अगर ये नहीं झुका या नहीं सीधा हुआ ट्रंप, तो नुकसान किसका है? हमारा जो सामान, देखो जितने पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं और भारतीय रहते हैं, दो किस्म के हैं, ऑफिशियल और इलीगल। उन सब की जो ज़रूरत है ना, वो हमारी सप्लाईज ही पूरी करती हैं। यहीं के मसाले, यहीं के प्रोडक्ट्स, जो खाने पीने, डेली लाइफ, पाकिस्तान और हिंदुस्तानी जो लोग पसंद करते हैं, वो पाकिस्तान तो क्या एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, कपड़ों के अलावा। यहाँ पे जो पूरा होलिस्टिक जाता है, फ्रूट्स भी जाते हैं यहाँ से। तो उसका जो मार्केट है, फिर दवाइयाँ तो ट्रंप ने साइड पे रख दी। कल को अगर डील नहीं होती और भारत कहता कि ठीक है जी, आप सब पे लगाओ ड्यूटी इंक्लूडिंग मेडिसिन, नहीं तो हम नहीं बेचते मेडिसिन, कर लो। जो मेडिसिन खरीदने वाली दुनिया पड़ी खड़ी है बाहर। तो अभी ट्रंप के पास चॉइस नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो प्रोसेस थी जिसमें नखरे कर रहा था, वो अभी हिस्टर्न अप हो जाएगी। बिकॉज वही बात है कि उस प्रोसेस में ट्रंप नहीं है ना, उसमें अमेरिकन हैं और वो अपना भला बुरा भी सोचते हैं। तो ट्रंप तो तो एक, यानी कि मेरे को लगता है हो जाएगी। मे भी महीने 2 महीने की बात बची, लटकेगी नहीं, आर पार खत्म हो जाएगी और तो पॉजिटिवली आपको होनी लग रहा चाहिए। है, और आपको लग रहा है कि पुतिन के आने से प्रेशर में आ गया है डोनाल्ड हाँ, ट्रंप? बिल्कुल आ गया, क्यों नहीं आएगा? आप इसको और अपनी लाइफ पे एग्जाम्पल लगा के देखिए, तो दूसरी पार्टी प्रेशर में आती है जी। दूसरी तरफ लानोस जो एक समझौता हुआ है भारत और रशिया के बीच में, जिसमें कि हमारी सेनाएं भी वहां तैनात रह सकती हैं, टुकड़े उनकी भी यहाँ रहेंगी, अगले 5 साल तक ये सब कुछ होगा। नेवी बहुत मजबूत होगी, इंडियन ओशन में रशिया की भी एंट्री होगी, हम आर्कटिक तक जाएंगे। ये इन सबको कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी आर्मी रशिया में जाएगी और यूक्रेन से लड़ना शुरू कर देगी, या रशियन आर्मी यहाँ आएगी और नेवी यहाँ आएगी और पाकिस्तान से लड़ेगी। ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। लेकिन ये जो हमारे दोनों तरफ के सागर हैं, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये दोनों महाशक्तियों की से वंचित थे। यहाँ पे कभी महाशक्तियों ने नहीं आए। 71 में आया था अमेरिका। पाकिस्तान ने उनको बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में बेच देने की कोशिश की थी। तो 71 का युद्ध हुआ और रशियंस ने आकर उनको यहाँ से भगाया हमारे थ्रू। सच्चाई तो ये है। उसके बाद एक अनरिटन सा लॉ हो गया कि बे ऑफ बंगाल में कोई, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड कॉरिडोर है यहाँ पे जो मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, यहाँ पे कभी किसी सुपर पावर की प्रेजेंस नहीं रही। और अरेबियन सी में जो पाकिस्तान के नीचे है, वहां भी नहीं हुआ। अभी 2-3 डेवलपमेंट हुई। एक तो चाइना ने ग्वादर में बेस बना लिया, जो कि सुपर पावर नहीं है पर ऑलमोस्ट सुपर पावर है। अमेरिका ने आके बांग्लादेश में मुंह मारना शुरू कर दिया, मेरीन्स आ गए, फिर म्यांमार में घुस गया, फिर वो क्रिश्चियन स्टेट की बातें करने लगा। तो फिर ठीक है, अगर ये आ सकते हैं तो रशिया भी एक अपने आप में सुपर पावर है, क्यों ना आए? तो ये बड़ी सिंपल सा सिग्नल है अमेरिका को कि तुम अगर उन पानी में आना चाहते हो जहाँ पे शांति थी, तो आप लोग जब तक आए ही नहीं, अभी तुमने यहाँ मुंह मारना शुरू कर दिया, तो आपके बराबरी का उम्मीदवार हम भी लेके आते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि हमें रशिया की सपोर्ट नहीं चाहिए। हमें अपने उपमहाद्वीप में लड़ने के लिए अमेरिका के साथ अगर ऐसा हो जाए तो अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगेन जियोग्राफी की बात है, बहुत दूर है वो।
लेकिन अगर यहाँ एक और सुपर पावर बैठती है तो जो रशिया भारत में कोई बेस बनता है या टेम्पररी आते हैं, तो जो बे ऑफ बंगाल में नौटंकी चल रही है अमेरिका की, बेसिकली वो नौटंकी आज की डेट में बेसिकली वो चाइना के खिलाफ है। उनको म्यांमार से निकालना, उसको बांग्लादेश से तो निकाल ही दिया, प्लस उसका कुछ नज़र हमारी तरफ भी है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो अपोलोजिस्ट है हमारे देश में, अपोजिशन वाले, वो क्या कहते हैं, जो स्किल्ड मैन पावर मांग रहा है रशिया, वो यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजेगा। ऐसे थोड़ी होता है। रशिया के पास पॉपुलेशन की कमी नहीं है, उनके पास जवानों की कमी नहीं है, और युद्ध ऐसी स्टेज में पहुंच चुका है कि अब उन्हें नॉर्थ कोरिया से हेल्प ली थी उन्होंने, उसके आगे ज़रूरत नहीं है। और अगर हम ये सोचें कि हमारे यहाँ जो प्लम्बर है, जो बिजली वाला इलेक्ट्रिशियन है, वो वहाँ जाकर लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा, सैनिक को फैक्ट्री में नहीं पैदा होते, खून पसीना निकाल के बड़ा लंबी बात होती है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है। आर्कटिक रूट तो अगेन बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अभी जैसे जैसे आर्कटिक सागर पिघल रहा है और वो रशिया डोमिनेशन में आता है। रशिया के पास 70 आइस ब्रेकर्स हैं, अमेरिका के पास 3 है, जिसमें 2 काम नहीं करते, तो वो जो ग्रीनलैंड के टिप पे बैठा बेस में उनके। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले फोर्सिबल फ्यूचर में उस एरिया की पूरी डोमिनेशन, उस एरिया में नीचे खाद्य पदार्थ बहुत हैं, मिनरल्स हैं, गैस हैं, जो आज तक किसी ने टच नहीं की, क्योंकि जमा होता था 24 घंटे ये। और वहाँ से जो रूट निकलता है, जो हमारे साउथ चाइना से होते हुए भारत को आता है, और वो टोटली एक ऐसा रूट है जिसमें पहले ऊपर रशिया डोमिनेट करता है, फिर चाइना डोमिनेट करता है, उसके बाद हमारे इलाके में आ जाता है। अनलाइक अदर रूट जो कि घूम के यूरोप से घूमता हुआ, जो चाहे उसको आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके आइए, जहाँ से स्वेज कनाल से लेके आइए, वहाँ पे इंटरप्शंस की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। स्वेज कनाल बंद हो सकती है, रेड सी में इशू चल रहा है, आपको पता है इजराइल अपनी कनाल अलग ही बनाना चाहता है। वो आई मैक कॉरिडोर तो टेक ऑफ ही नहीं किया, तो ना किया। अभी NTSC की बात कर रहे हैं दोनों प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो सीधा रशिया से आप ईरान आइए, ईरान से सामान उठा के अंदर आ जाइए, वाई नॉट। तो ये अच्छी डेवलपमेंट्स हैं और हमें ये चीज़ें की ज़रूरत है अगर हमको डेवलप होना है तो। बिल्कुल, डेवलपमेंट्स तो अच्छी हैं, और अगर यूक्रेन और रशिया के वॉर को ख़त्म करने के लिए भी कुछ काम हो रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी मिर्ची ज़रूर लगेगी, लेकिन अब देखते हैं कि क्या तारीखें तय होती हैं जेलेंस्की के भारत आने की और किस तरह से बात आगे बढ़ती है। लेकिन इतना ज़रूर है कर्नल साहब कि दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री पर लोग भरोसा करते हैं, देश भरोसा करते हैं, और इसीलिए हमारे दरवाजे पर सब आ रहे हैं। ये भी देखने वाली बात है। हमारा विपक्ष कहता था पीएम मोदी घूमने चले जाते हैं, क्या करते हैं वहां जाकर, तो अब उनको शायद समझ में आना चाहिए कि वो क्या करते हैं, क्या इमेज उन्होंने भारत की बनाई है, किस तरह से भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है उनके नेतृत्व में। ये सब कुछ हमारे विपक्ष को देखने और समझने की जरूरत है। आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे जय मातरम, जय हिंद। जय हिंद।